वेलकम गाइस, वेलकम। और संडे की सुबह इससे बढ़िया नहीं हो सकती। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की जो मैच हुई लिवरपूल की नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने। उसका ये छोटा सा पोस्ट मैच रिएक्शन देख लो, या फिर मैच के बाद क्या फील हुआ, कैसी थी मैच, कैसी परफॉर्मेंस थी, उस पे बात करेंगे। मगर हाँ, जैसे डॉक्टर गुलाटी, मशहूर डॉक्टर गुलाटी कहते हैं, व्हाट अ लवली वेदर, व्हाट अ लवली डे। इट फील्स वेरी गुड ऑलरेडी। होपफुली आप सभी लोगों को ऐसी ही फीलिंग आ रही हो। हाँ, मैच पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो, लाइनअप में तो बहुत कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था। भले ही आप बोलो कि नूनस सोबोसलाई वापस आ चुके थे तो यू कैन स्टार्ट देम। आई थिंक उतने भी वो मैच फिट नहीं थे वो स्टार्ट कर सके। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी यही ओपिनियन है कि जो स्टार्टिंग लाइनअप है ना वो बहुत ही ठीक थी, क्योंकि अपने पास उतने ऑप्शन नहीं है। एंडो भी फिट है मगर उसके साथ उतना रिस्क नहीं ले सकते थे। तो जो स्टार्टिंग लाइनअप थी मेरे हिसाब से बहुत ही ठीक थी, एकदम ऑन पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं। पहला हाफ जाता है, आई थिंक एक चांस हमारा क्लियर कट आता है, बाकी तो उतना अच्छा हमने प्ले नहीं किया। गैप को इन्वॉल्व नहीं लगा मुझे। मैकलिस्टर को भी इम्प्रूव करना था पहले हाफ में, क्योंकि गोमेस ऐसे डीएम खेल रहा था। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गोमेस, गोमेस इज नॉट अ डीएम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर बंदा हर जगह पे खेलता है आजकल। कभी कभी जो मार्सेलो बन जाता है, कभी कभी जो बुस्कस बन जाते हैं, फिर से जो गोमस बन के सेंटर बैक पे खेलता है, कभी कभी राइट बैक पे भी चला जाता है। तो गोमस भाई हर जगह पे खेलता है। तो डीएम में पहले हाफ में खेला, पासिस कर रहा था अच्छे से, बॉल को रिकवर भी कर रहा था, मगर वो जो क्लियर कट पासिस होते हैं, वर्टिकल पासिस होते हैं, वो मिस हो रहे थे। एंड वी कैन नॉट ब्लेम हिम, क्योंकि वहां का वो बंदा है ही नहीं। वो सेंटर बैक है, वो आपको अभी जस्ट बिकॉज वी हैव टू मेनी इंजरीज वो फील कर रहा है इन दैट पोजीशन। सो वी कैन नॉट ब्लेम हिम। मगर हाँ, उसकी वजह से एक कंस्ट्रेंट क्लियरली दिख रहा था कि और प्रॉब्लम क्या थी ना, कि ब्रैडली, मैकलिस्टर, गैप को ये 1-2 करना चाह रहे थे गोमस के साथ। भाई वो उतना क्विक नहीं है, उतना क्विक होता तो एकेडमी से ही डीएम में खेलता या फिर मिडफील्ड में खेलता। तो वही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। डियाज कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा था पहले हाफ में, और मैं कहूंगा थ्रू आउट 90 मिनट्स डियाज हमेशा ट्राई करता है, हमेशा अपना पूरा देता है। एक दो चांस भी बनाए, मगर हाँ, मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा चांस बनने की जरूरत थी। सेकंड हाफ में जाते हैं। देखो, केलहर का भी बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस था सेकंड हाफ में स्पेशली, क्योंकि जो सेव निकाले है, अगर वो नहीं होता तो भाई शायद हम जो अभी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना खुश है कि लास्ट मिनट पे डार्विन नूनेस का विनर आ गया, वो नहीं हो पाता। तो केलहर पिछले 2-3 मैचों से बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमको पता है कि एलिसन विल बी आउट अंटिल द इंटरनेशनल ब्रेक, और उसके बाद ही हमको एलिसन को देख सकेंगे। तो केलहर का ऐसा परफॉर्मेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर हिम एंड फॉर द होल डिफेंसिव यूनिट, क्योंकि जो उनके आगे खेलते हैं, जो उनके आगे है, जैसे वेंडेक को तो मैं छोड़ देता हूँ, ही इज अ नेचुरल लीडर, इज बॉर्न लीडर आप कह लो। मगर जो बाकी लोग हैं, जैसे कभी कभी सिमिकास खेलता है, कभी ब्रैडली खेलता है, तो उनको भी अश्योरेंस होगा कि भाई हमारे पीछे एक क्वालिटी गोलकीपर है, तो अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो वो संभाल लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है फॉर अवर टाइटल रन कह लो, टाइटल रेस के लिए कह लो। तो केलहर का फॉर्म में होना, केलहर का अच्छा सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैन डाइक का भी मैं बात करूंगा। थ्रू आउट 90 मिनट्स वैन डाइक कोनाटे भाई बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, मैं कहूंगा कि 3-4 ओकेशन पे इट वाज टू इजी टू पेनिट्रेट नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए, मगर हाँ, उनके होम पे थे वो लोग, और जिस तरह से फुटबॉल वो खेल रहे थे, थोड़ा ज्यादा फिजिकल हो रहे थे। एक काउंटर पे ही खेल रहे थे। आप एटलेटिको मैड्रिड को अज्यूम करो, उसी तरह की फुटबॉल खेल रहे थे। ये सिर्फ उसका इंग्लिश वर्जन मैं बोलूंगा। टीम इंग्लिश थी, बाकी स्पिरिट एटलेटिको वाली थी। तो वही और देखो, कपड़े भी वैसे पहनते हैं रेड एंड व्हाइट, तो इसीलिए थोड़ी
फ्रस्ट्रेटिंग बहुत हो गया था क्योंकि फाउल आ रहे थे, हम उतना अच्छी तरह से बॉल को पास नहीं कर रहे थे थ्रू आउट, थ्रू द मिडफील्ड और अराउंड द मिडफील्ड उनकी, क्योंकि उतनी क्रिएटिविटी ही नहीं लग रही थी। हार्वी का भी मुझे पहले हाफ में थोड़ा सा इश्यू लगा, क्योंकि वो विंग पे होता है तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ही यूजुअली ऑक्यूपाइड द स्पेस नियर द बॉक्स। आप देखो, जब भी ओपोनेंट का बॉक्स होता है, उसके पीछे वाली, मतलब अपने हाफ तरफ की जो स्पेस है ना, वहां पे अगर वो होता है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है गेम को। जब भी वो विंगर खेलता है तो उसको आगे वाली, मतलब जो बॉक्स में जाने वाली स्पेसिस होती है या फिर नियर द कॉर्नर फ्लैग वाली स्पेसिस होती है, वहां पे होना पड़ता है। तो वहां से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो पीछे होता है, मिडफील्ड में होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सेकंड हाफ में यही हुआ। हम कह ले कि भाई हमने रॉबर्टसन को निकाला पहले, उसके बाद आप कह लो कि हमने एंडो को इंट्रोड्यूस किया। एंडो के आने के बाद हार्वी को और मैकलिस्टर को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम दी। फिर भी मैं कहूँगा क्लियर कट चांसेस एक दो ही बने। वो बहुत ही अच्छा नूनस का चांस बना था, जो नूनस ने पास दिया गैप्को को, और गैप्को ने शॉट लिया रादर देन स्क्वायरिंग इट टू। हार्वी एलियट भी था वहां पे खड़ा, और डार्विन नूनस भी खड़ा था। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग ही प्रॉब्लम है, मुझे लगा पूरे 90 मिनट्स। गैप्को को स्टेप अप करना पड़ेगा। मैं उस पे बहुत नहीं बोलना चाहता, बिकॉज बहुत ही अच्छी विक्ट्री। तो मैं कहूंगा कि यार 90 मिनट्स पे, लास्ट मिनट पे गोल करना, वो दिखाता है यार क्या टीम है ये, कभी गिव अप नहीं करती। पूरी बेंच देखो कितना ज्यादा सेलिब्रेट कर रही थी भाई। डार्विन नूनस क्या बंदा है, क्या बंदा है, जब भी आता है ना वो केओस क्रिएट करता है। मगर एक चीज मैं बोलूंगा कि थोड़ा सेलिब्रेशन में कंट्रोल रखो भाई। देखो, तुम बोर्ड बोर्ड को मार रहे हो, मैं समझता हूँ तुम बहुत पैशनेट हो और लास्ट मिनट का गोल है तो होगा ही, मगर भाई अभी प्लेयर नहीं है हमारे पास, इंजर्ड बिंजर्ड ना हो जाओ सेलिब्रेशन में। तो वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है डार्विन नूनेस से, ऐसे ही गोल करते रहो और हमको खुशी बांटते रहो। एक और चीज मैं बोलूंगा, देखो क्रिसमस के बाद जितने भी मैच हुए हैं ना, डार्विन नूनेस पर 70 मिनट्स गोल या फिर असिस्ट डालता है। 70 मिनट अगर डार्विन नूनेस पिच पे है ना, तो वो गोल करेगा या फिर असिस्ट प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम यही है कि इंजरीज की वजह से उतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसके 70 मिनट्स नहीं आ रहे हैं। होपफुली कल के मैच के बाद जिस तरह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, जिस तरह से फिट भी हो गया है, तो हमको ऐसे आगे देखने को मिले। टाइटल रेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, गोल हमारा, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने तो होप छोड़ दी थी। देखो, हम आपको पता ही होगा कि हम वॉच अलोंग कर रहे थे एमएनएम पे। तो मेरे हिसाब से आयुष भाई के अलावा सभी हम तीनों ने होप छोड़ दी थी कि भाई हो जाए, कुछ हो जाए, मगर लास्ट मिनट में गोल आया और मजा आ गया। आपको क्या लगा, आप भी लिखो यार। ये छोटा सा रिएक्शन वीडियो है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी बातें या फिर रिलेटेबल लगी होगी, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं इसी तरह से वीडियो डालने का, कंटेंट क्रिएट करने का। आपका जो भी ओपिनियन हो प्लीज लिखते रहो, तो हमको भी पता चले। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। जल्दी से हम 2.5 के पहुंच जाए, वैसा कुछ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज लिखना भाई, अपना मैन ऑफ द मैच लिखना, कैसा लगा वीडियो वो लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।